यहां पर जो 26 सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं, अगर इनमें से 20 सवाल आप कर लेते हैं मतलब आपकी नीट की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीट लाइक प्रॉब्लम में 26 क्वेश्चन। पहला सवाल असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। आप जानते हैं कि नीट में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। नीट 26 में भले सवाल नहीं है लेकिन रीनीट में आने की पूरी संभावना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। असर्शन क्या कह रहा है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। जितना लोअर टैक्स होगा करेक्टर उतने ज्यादा होंगे, बिल्कुल सही बात। रीजन करा हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अदर टैक्स एट द सेम लेवल। ये भी सही बात है। अब दोनों बातें अगर सही हैं तो अब यहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट। देखिए क्या कह रहा है, लोअर द टैक्सा, जितना लोअर टैक्सा होगा करेक्टर उतने कॉमन होंगे, और अगर कैटेगरी हायर है तो समस्याएं ज्यादा होंगी। तो एक लोअर टैक्सा की बात करो और एक हायर टैक्सा की बात कर रहा है, दोनों का कोई लिंक नहीं है। यानी हम कहेंगे कि बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of it। अगला सवाल 2, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो अब यहां पर जो डायग्राम आपको दिया गया है, ये अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को तो ये है यहां पर शुगर, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर। इसके साथ में ये यहां पर आपको नाइट्रोजन बेस दिखाया गया है, और ये नाइट्रोजन बेस अगर आप देखें तो ये डबल रिंग है, मतलब या तो एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा, क्योंकि प्यूरिन ही डबल रिंग होता है। लेकिन यहां तो भैया एडेनिन और ग्वानिन दोनों दिए गए हैं। तब फिर क्या करेंगे, तो एनसीईआरटी में केवल हमें एडेनिन ही दिया गया स्ट्रक्चर में, तो नीट में वही पूछेगा। और इधर आप देखो फॉस्फेट, तो ये शुगर हो गया, बेस हो गया, फॉस्फेट हो गया, तीनों जुड़े हुए, मतलब ये है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड अगर आप देखें तो गोनोसिन न्यूक्लियोसाइड, ये हो नहीं सकता। साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड हो नहीं सकता। बचे दो ऑप्शन, ग्वानाइलिक एसिड एंड एडेनाइलिक एसिड। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड, लेकिन एडेनाइलिक एसिड ही होगा, क्योंकि ग्वानिन का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। अगला सवाल, असर्शन करा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। Transgenic animal are specially made to serve as models for human diseases so that investigation of new treatment for diseases is made possible। ये भी सही बात है यहां पर। अब ये पहला जो पॉइंट है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए, दूसरा बीमारियों का पता लगाने के लिए। दोनों का कोई लिंक नहीं, यानी दोनों सही तो हैं लेकिन रीजन ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेकंड ऑप्शन। अ प्लांट विद जीनोटाइप दिस इज टेस्ट क्रॉस्ड विद दिस। अब आपसे करें कि इफ 800 प्रोजेनी आर ऑब्टेन्ड हाउ मेनी विल बी टॉल। तो अब अगर हम लोग टेस्ट क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका टेस्ट क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल आर से करेंगे, तो यहां से 4 तरह के गैमेट बनाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। इससे एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये यहां पर आप जब पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो 4 तरह के प्रोजनी बनेंगे। इसका फ्यूजन इससे करोगे, इसका फ्यूजन इससे करोगे, कैपिटल टी स्मॉल आर, इसका फ्यूजन इससे करोगे, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका फ्यूजन इससे करोगे, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप देखो, आपसे पूछा टॉल कितने होंगे, तो ये वाला टॉल है, ये वाला टॉल है, ये और ये दोनों डॉर्फ हो जाएंगे। यानी आप देखो 4 प्रोजनी बन रहे, उसमें 50% यहां पर टॉल दिखाई दे रहे हैं, 50%। और 800 में से आपसे पूछा है, तो अगर 4 में से मतलब 50% निकल आया, तो अगर 800 है तो इसका मतलब 400 इसमें टॉल हो जाएंगे। ये हो गया सवाल। अब गैमीट कैसे बनाते हैं, 4 गैमीट कैसे बने, एक कैसे बने, ये अलग पूरा टॉपिक है, एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, गैमीट बनाना सीखें, इसी चैनल पे आप सर्च कर लो, मिल जाएगा, वहां से सीख लेना। ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का केस है। अगला सवाल, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया या मोनेरा में ही पाई जाती है। रीजन करा बैक्टीरिया आर मोस्टली हेट्रोट्रॉफ, ये भी सही बात है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा नहीं।
सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में क्यों है? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है, पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है। ये इसका रीजन नहीं, तो दोनों सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सेकंड ऑप्शन। अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट। गलत बात है, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर करें पीसीटी एंड डीसीटी बोथ आर कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड नहीं भैया, हाइड्रोजन और पोटेशियम को सिक्रीट किया जाता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। जेनेटिक्स का सवाल है कि लिंकेज टू जीन्स कैपिटल एंड कैपिटल बी सो 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने करके जेनेटिक मैप बनाया था। इन अ क्रॉस दिस, इसका क्रॉस कराया गया इसके साथ, आउट ऑफ 1000 ऑफ स्प्रिंग हाउ मेनी विल्स ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप। तो अगर भैया 20% जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है यही रिकॉम्बिनेंट टाइप है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के हो गए। रिकॉम्बिनेंट टाइप यानी जो पेरेंटल टाइप वो कितने बचे? 80%। और अगर 1000 ऑफ स्प्रिंग दिए हैं तो 1000 का अगर हम लोग 1000 का 80% कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन हो गया। अगर इसमें आपसे पूछा हाउ मेनी विल शो द रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप तो फिर 20% हो जाता, मतलब 200 आंसर आ जाता। क्लियर? असर्शन कह रहा है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन consist of flow of deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में डिऑक्सीनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही, एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, बिल्कुल सही बात है। फिर करें सिस्टमिक सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ टू द राइट एट्रियम, बिल्कुल सही है। अब ये डबल सर्कुलेशन में अलग अलग पॉइंट है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन, द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर, ये पूछा गया है किसका डायग्राम दिखाई दे रहा है? इक्विसिटम का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, और इक्विसिटम में जो एक्स दिखाई दे रहा है क्या बताता है? ये स्ट्रोबिलस या कोन को रिप्रेजेंट करता है। अगला डीएनए रेप्लिकेशन का ई कोलाई जीनोम इज 4.6 into 10 to power 6 base pair. If a replication fork move at 1000 base pair per second and replication is bidirectional, how much time is required to replicate the entire genome? वैसे एनसीईआरटी में आपको 2000 बेस पेयर पर सेकंड दिया हुआ है और 18 मिनट का टाइम दिया, यहां पर सेकंड में और बाई डायरेक्शनल कहा गया। मतलब आप ऐसे सोचो कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया डबल स्टैंडर्ड इस तरीके से, और बाई डायरेक्शनल है, मतलब दो एंजाइम यहां से हम यूज करेंगे, एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा। और 1000 बेस पेयर पर सेकंड, 1000 बेस पेयर पर सेकंड, और दोनों तरफ चूंकि चल रहा है तो एक तरफ इधर 1000 बेस पेयर पर सेकंड, इधर 1000 बेस पेयर पर सेकंड, यानी 2000 बेस पेयर पर सेकंड हो जाएंगे। 2000 बेस पेयर एक सेकंड में, यानी एक बेस पेयर के लिए कितना हो जाएगा भैया? 1/2000, है ना? इस और हमें निकालना कितना? 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर का निकालना है, तो ये बाई 2000, और ये आप कैलकुलेट कर लो। यहां से 3 जीरो कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू पावर 3, और 2 से आप काटोगे तो आ जाएगा 2.3 इंटू 10 टू पावर 3, और 10 टू पावर 3 इसको आप लिख सकते हो 2300, तो 2300 सेकंड आ गया यहां। ये देखो ऑप्शन। अब अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं किया, आपने इस बाई डायरेक्शनल को अगर स्किप कर दिया, तो आपका जो आंसर है ना वो 4600 सेकंड आएगा। लेकिन बाई डायरेक्शनल कहा है आपको, तो इसलिए दोनों तरफ से शुरू करोगे दो एंजाइम का यूज करके, और एक सेकंड में 2000 बेस पेयर रेप्लिकेट हो जाएंगे। बेहतरीन सवाल है ये, सब फ्रेम करके आपको दिए गए, क्योंकि रिनीट में ऐसे सवाल आने की संभावना भी काफी ज्यादा है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एडेबल पार्ट? नीट 2026 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन असर्शन रीजन नहीं पूछा था, लेकिन नीट 25 में आया और रिनीट में आने की पूरी संभावना, इसलिए हम सॉल्व भी कर रहे हैं। अब ये एप्पल आपको दिखाएगा, और एप्पल में एडेबल पार्ट क्या होता है? थैलेमस होता है, फास्ट फ्रूट का एग्जाम्पल है ये,
और थैलमस यहां पर कहां दिखाई दे रहा है भैया, ए जो पार्ट दिखाया गया थैलमस है, और ए कहां लिखा है 4 नंबर, ये नहीं ए देख के और पहला ऑप्शन गोला भर दिया। चौथा ऑप्शन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट असर्शन द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग, बिल्कुल सही है। रीजन करा हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला, बिल्कुल सही है। फ्रॉग के हाइंड ब्रेन में पॉन्स नहीं पाया जाता है। तो दोनों बातें सही, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं यहां पर, तो इसका मतलब दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है पहला ऑप्शन। ह्यूमन सेल साइकिल 24 घंटे की, जीवन कह रहे हैं 11 घंटे, एस 8 घंटे, G2 4 घंटे, M 1 घंटा। इफ यू रैंडमली ऑब्जर्व 200 सेल अंडर माइक्रोस्कोप, हाउ मेनी सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द एस फेज? जरा इमेजिन करो भाई, 24 घंटे की सेल साइकिल है और एस फेज में 8 घंटे लग रहे हैं। यानी अगर एक सेल आप रैंडमली सेलेक्ट करो, कोई भी सेल आपने सेलेक्ट की, उठा लिया, अब ये इस सेल के एस फेज में होने की क्या संभावना होगी, सोचिए जरा भाई। एस फेज में सेल 8 घंटे रह रही टोटल 24 घंटे में, यानी जो प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1/3 भाई। 24 घंटे टोटल सेल साइकिल का टाइम, उसमें 8 घंटे सेल एस फेज में, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपसे तो 200 सेल का है, तो 200 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा क्षेत्रीय 18, 66.6%, मतलब 67% संभावना है। मतलब 67 सेल ऐसी होंगी लगभग जो एस फेज में होंगी। अब यही सवाल आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि कितनी सेल ऐसी हैं जिनके एम फेज में होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप सोचो जरा। टोटल टाइम है 24 घंटे सेल साइकिल का, और एम फेज में सेल 1 घंटे रहती है, 1/24 इंटू 200 करते हैं। तो बड़ा बढ़िया सवाल है, मतलब ये मैथमेटिक्स का यूज है यहां पर। An athlete has a cardiac cycle duration 0.7 second and stroke volume of 80 ml per beat, ठीक है। कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद द हार्ट रेट। हमें स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम 80 ml पर बीट। कार्डियक हार्ट रेट नहीं पता, लेकिन हार्ट रेट हम निकाल सकते हैं। हमें कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन पता है 0.7 सेकेंड, और हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अब जो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन, यही एक बीट का टाइम भी, एक बीट का यही टाइम है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूं 0.7 सेकेंड में एक बीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक सेकेंड में कितनी बीट हो जाएगी? 1/0.7। और मुझे निकालना है 60 सेकेंड में बीट, तो 60 सेकेंड में बीट कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 1/0.7। और यहां पर 0.7, ये जीरो हटाओगे तो 700 600 ऊपर हो जाएगा। तो 7 से 600 को भाग दो, 7 छंग 42, 7 8 56, 4 60, 7 चौकटे 7 25 35, करीब 85 के आसपास आ जाएगा, है ना। 85, और 85 बीट 60 सेकंड में, और 60 सेकंड में जो बीट वही हार्ट रेट है, यानी 85 हो गए। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको दिया है 80, और ये आप कैलकुलेट करोगे तो 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 64 और 4 68, ठीक 6800 आ जाएगा। और ये ml में आएगा, लीटर मत दोगे तो 6.8 लगभग आ जाएगा। तो दिस इज 6.8 लीटर पर मिनट। सवाल में टेक्निकल क्या बात है, यहां पर कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन दी है जो कि एक बीट का टाइम भी है, और इससे आपको हार्ट रेट पहले कैलकुलेट करना था, तब जाके आप इसे सॉल्व कर पाते। तो ये भी बढ़िया सॉल्व ना, डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको स्ट्रोक वॉल्यूम दिया गया, हार्ट रेट दिया गया, कार्डियक आउटपुट आपने कैलकुलेट कर, लेकिन यहां पर पहले आपको कैलकुलेट करके हार्ट रेट भी निकालना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द न्यूक्लियोसाइड। अब की बार न्यूक्लियोसाइड ढूंढना है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है कि शुगर और बेस है, यहां पर फॉस्फेट नहीं है। अब आप देखो, ये जो डायग्राम है डबल रिंग वाला, ये एडेनिन दिया गया, ये नाइट्रोजन बेस है ना। ये जो डायग्राम दिया गया, ये यूरेसिल दिया गया, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब यहां देखो, ये शुगर आपको दिखाई दे रही, पेंटोज, और इसके साथ यूरेसिल जुड़ा है, मतलब शुगर और बेस, ये हो गया यूरिडीन, एंड यूरिडीन इज द न्यूक्लियोसाइड। यहां देखो एडेनिन है बेस, और ये शुगर है राइबोज, और शुगर और बेस ये हो गया एडिनोसिन, और एडिनोसिन और यूरिडीन जो है ये दोनों ही हो गए न्यूक्लियोसाइड, यानी C एंड D सेकंड ऑप्शन।
बढ़िया सवाल है। एनसीईआरटी के में चारों डायग्राम आपको दिए गए, बायोमोलिक्यूल चैप्टर एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। When one CO2 molecule is fixed as one molecule of triophosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediate are used for phosphorylation in the second stage of Calvin cycle? अब ये सवाल को जब करते हैं तो एक तो दिमाग में सीधे आता है कि कैल्विन साइकिल का सवाल है, एक CO2 दिया हुआ है, तो ज्यादातर बच्चे तो कहते हैं 3 ATP और 2 NADPH, ये कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा सेकेंड स्टेज कहा है तो 2 ATP 2 NADPH कर लो। लेकिन अब आप यहां एक चीज और ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टेज मतलब ये बात कर रहा है रिडक्शन स्टेप की, और आपसे ये भी कहा फास्फोराइलेशन के लिए हाई एनर्जी इंटरमीडिएट आर यूज फॉर फास्फोराइलेशन। तो फास्फोराइलेशन के लिए 2 ATP यूज होते हैं, थर्ड ऑप्शन। जो 2 NADPH यूज होते हैं वो रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। सीधे एनसीईआरटी में लाइन दी गई है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। Which of the following latitudinal range harbors more species with very few exceptions? तो भैया सबसे ज्यादा स्पीसीज कहां पर हैं? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड और ट्रॉपिक्स की रेंज कितनी? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, सेकंड ऑप्शन। इफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 139 ml per minute, how many liters of filtrate will be kidney form in one day? अब हम जानते हैं एनसीईआरटी में 120 ml पर मिनट का दिया हुआ है और उससे 180 लीटर आता है, तो एक कॉमन सेंस की बात, अगर 120 ml पर मिनट है और उससे 24 घंटे में एक डे में 180 लीटर पर डे आता है और यहां 139 ml दिया, मतलब ज्यादा ही आएगा 180 से। 180 से ज्यादा आएगा, यानी सीधा आंसर ही आप कर लो। अब मान लो कि भाई पहला ऑप्शन यहां पर 210 लीटर दे देता, यहां पर 220 लीटर दे देता, यहां 200, तब तो निकालना पड़ता है, लेकिन थोड़ा कभी कभी कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको 139 दिया है तो आप क्या करोगे? ये तो 1 मिनट में दिया, 1 घंटे में यानी 60 और 24 घंटे टोटल, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो और ये मल्टीप्लाई करोगे लगभग 200 लीटर ही आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके आप चेक करोगे। Find out the number of nucleosome present in a haploid content of human cell। एनसीईआरटी में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको ये पैकेजिंग में पूछा भी एनसीईआरटी ने, लेकिन वहां पर सवाल अलग तरीके का है। वहां पर आपसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम ह्यूमन सेल में पूछा है, यहां पर मैंने हैप्लॉयड कंटेंट में पूछा हुआ है। तो हमें पता है कि भैया 200 बेस पेयर जो होते हैं वो एक न्यूक्लियोसोम बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक बेस पेयर से कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे? 1/200, और हैप्लॉयड कंटेंट से बनाना है। हैप्लॉयड कंटेंट कितना होता है? 6.6 इंटू, नहीं ये तो डिप्लॉयड हो गया, हैप्लॉयड कंटेंट हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर दिए हैं, तो इसमें आप 200 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 1.65 इंटू 10⁷, और इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो 16.5 इंटू 10⁶ यानी मिलियन, तो 16.5 मिलियन आ जाएगा आंसर। अगर ये मैं हैप्लॉयड कंटेंट हटा दूं सिंपली जैसे एनसीईआरटी ने पूछा तो 33 मिलियन आएगा। तब आप यहां पर 6.6 इंटू 10⁹ रख के सॉल्व करोगे तो ये इसका डबल आएगा, 33 मिलियन। तो ध्यान दीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन आपको एआईटीएस में कराए जा रहे हैं। एआईटीएस नंबर 5 का सोल्यूशन मैं करा रहा हूं, 90 में से 26 जो बहुत बेहतरीन सवाल हैं वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगला सवाल देखिए, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजनी बीइंग हैविंग कलर ब्लाइंडनेस? अ कलर ब्लाइंड फीमेल मतलब XC कलर ब्लाइंड फीमेल, इसकी मैरिज हो रही मैन से हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, इसकी जो मदर है वो कलर ब्लाइंड। अब मदर से एक क्रोमोसोम तो आएगा ना इस लड़के में, मेल में, तो यानी ये भी अफेक्टेड हो गया। अब करें इनकी प्रोजनी में बताओ कलर ब्लाइंडनेस होने की क्षमता, तो यहां से एक ही तरह के गैमेट बनेंगे XC, यहां से 2 तरह के, 50% XC और 50% Y। इसका फ्यूजन होगा तो XC और इसका फ्यूजन होगा तो XCY। ये भी कलर ब्लाइंड और ये भी कलर ब्लाइंड, यानी यहां पर 100% चांस है कलर ब्लाइंड होने के, 100%। ये पेडिग्री का सवाल हो गया। अब पेडिग्री के लिए भी अलग से पूरी डेडिकेटेड वीडियोस हैं जहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि पेडिग्री के सवाल कैसे करने हैं। अगला,
PCR start with one template DNA molecule. After 13 cycles, how many DNA copies will be formed? अब 13 साइकिल के बाद पूछा है कि कितनी डीएनए कॉपी बनेंगी। तो देखो, एक डीएनए टेम्पलेट से शुरू करते हैं 13 बार। अब इसको या तो 2 ⁻13 कर लो, लेकिन सॉल्व तो ये भी करना पड़ेगा ना। तो एक के बाद दो से हो जाएंगे 4, 3 के बाद 8, 4 के बाद 16, 5 के बाद 32, 6 के बाद 64, 7 के बाद 128, 8 के बाद 256, 9 के बाद हो जाएंगे 512, 10 के बाद हो जाएंगे 1024, 11 के बाद हो जाएंगे 2048, 12 के बाद हो जाएंगे 4096, और 13 के बाद ये हो जाएंगे 14, 12, 9, 18, 19, 8192। यार, पहला ऑप्शन भी मिल गया। लेकिन अब सवाल यहां पर थोड़ा ध्यान से देखें, हाउ मेनी डीएनए कॉपीज विल बी फॉर्म्ड। यहां ये नहीं पूछा कि हाउ मेनी डीएनए विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि डीएनए हमारे पास ओरिजिनल एक और बाकी सब उसकी कॉपी है। तो कॉपीज अगर कह रहा है तो भैया ओरिजिनल वाला आप छोड़ दो। टोटल हमारे पास 8192 हैं, कॉपीज कितनी 8191। कॉपीज वर्ड हटा दे, हाउ मेनी डीएनए विल बी फॉर्म, पहला ऑप्शन होगा। लेकिन कॉपीज कहा है तो चौथा। बेहतरीन सवाल है। अ पर्सन हैज टीवी 500 IRV दिस FRC RV, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी होता क्या है, टीवी प्लस IRV प्लस ERV। टीवी पता है, IRV पता है, लेकिन ERV नहीं पता। तो ERV निकालने के लिए आपको बाकी डेटा भी दिया गया, FRC और RV दिया गया। तो आप जानते हैं कि जो FRC इज इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV होता है। और आपको FRC पता है 2100, ERV तो आपको निकालना है, और RV भी आपको पता है 1200। तो यानी यहां से ERV निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2112, और ये आ जाएगा 900। 900 मिला गया। अब वैल्यू पुट कर लो, ये 500 टीवी, IRV दिया है कितना 3000, और ERV आपने निकाल लिया 900, और इन तीनों का आप जोड़ लो, 9 5 14, और ये हो जाएगा 4400। 4400 आ गया पहला ऑप्शन। तो बस इसमें एक टेक्निकल बात थी कि आपको ERV नहीं पता था, और ERV निकालने के लिए आपको FRC और RV दिया गया था। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और लगातार इस तरह के सवाल नीट में, अभी तो सिंपल सवाल आते हैं, थोड़ा सा अगर घुमाएगा तो इस तरीके से सवाल बनाएगा। A mitochondrial DNA of 5 kilobase has 3 EcoR1 site. On complete digestion, how many fragment will be obtained? ध्यान दीजिए, ये 5 किलोबेस से कोई मतलब नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिखा मतलब सर्कुलर डीएनए। और अगर सर्कुलर डीएनए में करें 3 EcoR1 साइट है, तो 3 EcoR1 साइट का मतलब ये है कि 3 जगह कट होगा, 1 2 3। और अगर आप 3 जगह काटोगे, जरा काट के देखो, 1 2 3, तो कितने फ्रेगमेंट बन गए 3, 1 2 3। पहला ऑप्शन हो। अगर ये लीनियर डीएनए होता, तो लीनियर डीएनए में अगर कहते कि भैया 3 EcoR1 साइट है, तो 1 साइट 2 साइट 3 साइट, जरा काट के देखते हैं। अगर इन साइट को हम काट दें तो कितने टुकड़े बने 4। क्या कॉन्सेप्ट पता चला कि अगर लीनियर डीएनए है तो जितने साइट होंगे उससे एक ज्यादा बनेगा। और अगर सर्कुलर है डीएनए, तो सर्कुलर डीएनए में जितनी साइट हैं उतने ही फ्रेगमेंट बने। और यहां सर्कुलर लीनियर कुछ नहीं दिया गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दिया गया है। और ये आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्लास 11 में चैप्टर 8 में लिखा हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। द रेशियो ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन इन ह्यूमन बॉडी टू दैट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली। अब ये सवाल थोड़ा सा कठिन है। यहां पर जो कार्बन का परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में, वो बायोमोलिक्यूल में दिया गया है 18.5%, और अर्थ क्रस्ट में दिया गया है 0.03%। थोड़ा सा कार्बन है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखो तो एटमॉस्फेयर में 0.03% होता है, कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.03% है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, है ना, ये 18.5 और 0.03, जरा कंपेयर कर लो इसको,
यहां अगर जीरो लगा दो तो ये जीरो यहां से गायब हो जाएगा। तो 1850/3 ये ह्यूमन बॉडी और ये अर्थ क्रस्ट। जरा अंदाजा लगाओ यहां पर। अगर आप सिंपली इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, 3 से आप इसको डिवाइड करो तो 3 छाक 18, तीनों पची 15, जीरो और ये आ जाएगा 1, यानी सिंपल रेशियो बन गया 650:1। लगभग में आपको अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 600:1, यानी ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट की तुलना में 650 गुना ज्यादा कार्बन मौजूद है। ये बायोमॉलिक्यूल में जो टेबल आपको दी गई है वहां से सवाल फ्रेम करके दिया गया। बहुत कठिन सवाल है, इसके लिए डेटा अगर याद है तब भी हो पाएगा। और एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछा है, यहां पर मैंने रफली आपसे पूछा है। इन दिस पेडिग्री विच ऑफ द प्रोजिनी इज ओल्डर, ये भी एनसीईआरटी में आपको दिया गया, पेडिग्री एनालिसिस का सवाल है। देखो यहां पर ए और बी जो है वो तो पेरेंट है, तो ए और बी तो हो नहीं सकते, प्रोजिनी पूछा है। प्रोजिनी यहां सी और डी है, और आप जानते हैं बच्चों का क्रम लेफ्ट टू राइट होता है, यानी जो बच्चा लेफ्ट में है वो ज्यादा एज का है और राइट वाला कम एज का है। ओल्डर पूछा है तो ज्यादा एज वाला कौन है? सी। सी पहला ऑप्शन दिया गया। और आखिरी सवाल, मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि लोकोमोशन एनिमल का किस बात पर निर्भर करता है, हैबिट पे, हैबिटेट पे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिमांड ऑफ सिचुएशन या सिमेट्री। ऑप्शन आपको दिए गए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और आप कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब कि आप इस वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं, आपने सारे क्वेश्चन को सही तरीके से जज किया है, देखा है, समझा है। और आपके 26 में से कितने सवाल आप करेक्ट कर पा रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 26 की सीरीज में हम लोग आगे और भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो बहुत बढ़िया सवाल हैं, और इसमें एक भी ऐसा सवाल नहीं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। एनसीईआरटी से भी बहुत बढ़िया सवाल बनाए जा सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एनएलपी यानी नीट लाइफ प्रॉब्लम के साथ। अपनी पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।